Good morning, students. Today I teach you social science subject civics part संघवाद फेडरलिज्म। आज आपको हम संघवाद के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यह नागरिक शास्त्र सिविक्स का दूसरा पार्ट है। एक प्रश्न पाठ पढ़ाने से पहले आपके मन में आया होगा कि नागरिक शास्त्र कहते किसे हैं और इसके जनक कौन हैं। नागरिक शास्त्र शब्द से ही स्पष्ट है, नागरिक जो शास्त्र, ऐसा शास्त्र जो नागरिक के क्रियाकलापों का अध्ययन करता हो उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। और नागरिक शास्त्र के जनक अरस्तु को कहा गया है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा दी और उसी समय से अरस्तु को नागरिक शास्त्र का जनक माना जाता है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं जो आज आपको पढ़ना है, संघवाद। संघवाद बच्चों, हम जानते हैं कि विश्व में दो ही प्रकार के शासन प्रणाली होती है कहीं भी। एक को हम संघवाद फेडरलिज्म कहते हैं और दूसरे को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम्स कहते हैं। अब जानेंगे कि संघवाद किसे कहते हैं। वास्तव में जहां दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। और जहां पे एक समान सरकार होती है और जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती है, एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम्स कहते हैं। अब हम जानेंगे संघवाद की विशेषताओं को। परिभाषा से ही स्पष्ट है कि संघवाद शासन प्रणाली में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और ये दोनों ही स्तर की अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। संविधान के यदि मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती है, ऐसे बदलने के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होती है। और यह भी जानते हैं कि अदालतें संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। वित्तीय स्वायत्तता भी निश्चित रहते हैं इसके, और विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित रहते हैं। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक में यह एकता स्थापित करती है, बढ़ावा देता है और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। इस तरह से हमने संघवाद की विशेषताओं को भी जाना। इस बार के बोर्ड परीक्षा में इससे एक प्रश्न आया था कि भारतीय संघवाद के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। 4, 5, 6 विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने 7 विशेषताएं बताई। अब आप आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघवाद के बारे में आपको बताना चाहते हैं। भारतीय संघवाद के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। प्रथम सूची संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। संघ सूची के अंतर्गत 98 विषय हैं। पहले 97 विषय थे, अब यह बढ़कर 98 विषय हो गए हैं जो पूरे देश के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनके अंतर्गत रखे गए जो भी विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे आदि, संघ सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का किसको अधिकार है? वह केंद्र सरकार को अधिकार है ना। अब राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय निर्धारित हैं। ये विषय हैं जो कि प्रांतीय स्तर, स्थानीय महत्व के विषय हैं, इसके अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है।
और तीसरा विषय है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं, जो केंद्र के साथ एवं राज्य सरकार के दोनों की दिलचस्पी में आते हैं। इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन यदि विवाद की स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की सर्वोच्चता निर्धारित रहती है, केंद्र सरकार की सर्वोच्चता ही मानी जाती है। अब संविधान निर्माताओं को लगा कि ये तो विषय जो भी उनके संज्ञान में उस समय थे, संविधान निर्माण के समय उन्होंने इस विषय को 3 सूची में डाल दिया, लेकिन वे जानते थे कि आने वाले समय में अलग अलग विषय भी कुछ आ सकते, कुछ नए विषय भी आ सकते हैं। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने एक अलग सूची का नाम दिया, जिसको अवशिष्ट सूची, डिस्क्रिशनरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। इस सूची के अंतर्गत वैसे विषय आते हैं जो कि तीनों सूची में नहीं आए हों, और इस सूची में सम्मिलित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, उस या कानून बनाती है केंद्र सरकार। जैसे कि हमने देखा कंप्यूटर एक नया विषय आया, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती। जो भी नया विषय संज्ञान में आता है इसी डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आते हैं, और इस पर कौन बनाती है, वह केंद्र सरकार। अब हम इस पुस्तक के जो है 1-2 कार्टून हैं, उस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस पुस्तक में 2 कार्टून दर्शाया गया है। पहले कार्टून में हम देखते हैं कि यह संघीय व्यवस्था का कार्टून है। इस कार्टून में एक केंद्र सरकार है, ये बाकी सभी अन्य राज्यों की सरकार हैं जो हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, अर्थात वह केंद्र सरकार से अनुदान मांग रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। साथ ही साथ दूसरे नीचे के कार्टून में गठबंधन की सरकार को दर्शाया गया है। ये गठबंधन की सरकार है, इसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दल जो है इसके गठबंधन में आते हैं। ये एक बम की तरह है, अगर कोई एक ब्रास्ट हुआ तो ये सरकार समाप्त हो जाएगी। इस तरह से 2 कार्टूनों के अंतर्गत, एक में संघीय शासन व्यवस्था, एक में गठबंधन की सरकार के बारे में दर्शाया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, व्हाट इज द कोलिशन गवर्नमेंट। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। अपने देश में भी 2 स्तर की गठबंधन की सरकार के बारे में आपने सुना होगा। एक को एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और एक को यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। हम जानते हैं कि अभी एनडीए की सरकार देश में कायम है और इसका प्रमुख पार्टी बीजेपी, जिसका नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। देश में 2015 से एनडीए की सरकार चल रही है। उसके पहले 2004 से 14 तक यूपीए गवर्नमेंट थी और उसके अंतर्गत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस तरह से आज के दौर में यह गठबंधन सरकार काफ़ी जो है दिलचस्प में आ गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि देश में इतनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, एक पार्टी की सरकार होना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए एक और वामपंथी गठबंधन है जो केंद्र पर कभी काबिज किया नहीं। इस प्रकार से जो देश के जो महत्वपूर्ण गठबंधन थे, एनडीए, यूपीए पर तो आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का बंटवारा, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अनुसूचित भाषाएं, शेड्यूल लैंग्वेज, वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, उसे अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं।
स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, सत्ता के 3 स्तर ढांचा का एक तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन कहलाता है, जिसे एक स्थान पर विशेष के लोग अपने अपने स्वयं कानून बनाते हैं। इस स्थानीय स्वशासन के संबंध में 1992 में 1992 में संविधान में एक संशोधन किया गया था और उस संशोधन के तहत कुछ बिंदु निर्धारित किए गए थे। स्थानीय स्वशासन को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, प्रभावी बनाया गया था। उन बिंदुओं को भी हम देखेंगे। अब स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव नियमित रूप से सरकार संवैधानिक व्यवस्था करेगी, उसके लिए बाध्य है। हम जानते हैं बिहार में भी जिस समय श्री लालू प्रसाद यादव की सरकारें थी, उस समय भी हमने देखा होगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होते थे, लेकिन 1992 में संशोधन किया गया और यह तय किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर इस निकायों की भी चुनाव होनी चाहिए। साथ ही साथ और भी कुछ बातें 1992 के कानून में निर्धारित किया गया कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया और राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इस स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रवृत्ति हर राज्य में अलग अलग होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन के बारे में जाने और आगे हम दूसरे अध्याय में फिर आगे की बात जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, समय हो चला है। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।